हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल साकेत ज्ञान में आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इसके पहले वाली क्लास में स्वरों पर चर्चा कर चुके थे कि स्वरों के कितने प्रकार हैं। तो स्वरों को मुख्य रूप से 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला जो है जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर, दूसरा मात्रा के आधार पर और तीसरा व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो इन तीनों भागों को हम आगे पीछे कहीं भी रख सकते हैं। इसे हमने पहला भाग पढ़ाया है व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। तो व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। पहला मूल स्वर। मूल स्वर का मतलब कि जिनसे सभी स्वर निर्मित हुए हैं। छोटा ई, छोटी ऊ और री। ठीक है, उसके बाद दीर्घ स्वर आता है, यानी कि जब मूल स्वरों को दोबारा उसी स्वर से, ठीक है, मतलब किसी स्वर को फिर से उसी स्वर में दोबारा जोड़ दिया जाए, मेल कर दिया जाए, तो वहाँ पर दीर्घ स्वर बनता है। और उसके बाद संयुक्त स्वर यानी कि छोटा और ई मिलाकर ये बन जाते हैं, तो ये संयुक्त स्वर हो गया। ठीक है, आइए हम इसके दूसरे भाग पर चर्चा करते हैं, जो है मात्रा के आधार पर। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। तो यहाँ पर लिखेंगे मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। अब देखिए यहाँ जो लिखा गया है मात्रा, ठीक है, क्या लिखा गया है? मात्रा है। तो यानी मात्रा का मतलब है उच्चारण में, ठीक है, उच्चारण में लगने वाला समझ के बाद देखिए जो यहाँ लिखा गया है मात्रा। मात्रा का मतलब है कि जो उच्चारण में समय लगता है, यानी कि जो स्वर हैं, ठीक है, उनके उच्चारण में लगने वाले समय को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रा। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। ठीक है, मात्रा के जिस प्रकार व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर 3 स्वर थे, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और उसके बाद संयुक्त स्वर, उसी प्रकार यहाँ पर मात्रा के आधार पर भी स्वर के 3 भेद किए गए हैं। ठीक, तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद? 3 भेद। देखिए यहाँ पर पहला ह्रस्व, ठीक है, ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुप्त स्वर। क्या है? प्लुप्त स्वर। ठीक है, मात्रा के कितने प्रकार? स्वर के आधार पर। ठीक है, स्वर के आधार पर मात्रा के 3 प्रकार, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक, तो ह्रस्व स्वर का मतलब होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में अल्प समय लगे। ठीक है, ह्रस्व स्वर का तात्पर्य होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व का दुगना समय लगता है या ह्रस्व से अधिक समय लगता है या थोड़ा अधिक समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। और प्लुप्त स्वर उन्हें कहते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें दीर्घ की तुलना में थोड़ा सा और अतिरिक्त समय देना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर। तो आइए यहाँ हम इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर, ठीक है, क्या होगा? जिनका उच्चारण करने के लिए जिनका उच्चारण करने के लिए कम समय की आवश्यकता पड़ती है, ह्रस्व
कहा जाता है। ठीक, देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, जिनका उच्चारण करने के लिए, ठीक, जिनका उच्चारण करने के लिए कम समय की आवश्यकता पड़ती है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा गया। ठीक है, अब कम समय का तात्पर्य यहाँ क्या है, कम समय का तात्पर्य ये है कि जैसे हम लोग जब छोटा का उच्चारण करेंगे तो हम लोग बोलेंगे आ, ठीक है, छोटा का उच्चारण करेंगे तो बोलेंगे आ, और जब बड़ा का उच्चारण करते हैं तो बोलते हैं आ। ठीक, यानी कि जैसे कहा जाए आ, ठीक है, क्या कहा जाए आ, तो जो आगे वाला कम समय में बोला जा रहा है, ठीक है, आगे वाला कम समय में बोला जा रहा है छोटा, ठीक, आ, यानी कि छोटा और बड़ा, ठीक, तो कम समय लगने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर। ठीक, कम समय में लगने के लिए क्या कहा जाता है, इसे ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर की संख्या, ठीक है, स्वरों की संख्या, ये कौन स्वर है, ह्रस्व। ठीक है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी, 0-4। ठीक है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी, 0-4। ठीक, देखिए छोटा, ठीक, छोटी, देखिए जैसे कहीं कहीं पर इसको छोटा, छोटी, छोटा और छोटी री बोला जाता है, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं ह्रस्वा, ह्रस्वी, ह्रस्व और ह्रस्व री। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ह्रस्व स्वर के प्रकार, जिनका उच्चारण करने के लिए कम समय की आवश्यकता पड़ती है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण करने के लिए हमें कम समय लगता है। ठीक है, कम समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए दूसरा भाग, ह्रस्व स्वर में कौन कौन, ह्रस्व आ यानी कि छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री। ठीक, दूसरा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है, देखिए ये यहाँ दीर्घ से ही स्पष्ट हो रहा है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ठीक है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा और लघु मतलब होता है छोटा। जैसे ह्रस्व का मतलब होता है यहाँ छोटा, ठीक, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो ह्रस्व से यदि दुगुना समय लग रहा है, ठीक है, यानी कि यदि ह्रस्व से अधिक समय लग रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। यदि ह्रस्व का दोगुना समय लग रहा है या ह्रस्व से थोड़ा अधिक, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा अधिक समय लग रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। ठीक है, क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण, ठीक है, वे स्वर जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वरों की, ह्रस्व स्वरों की तुलना में दोगुना, ठीक है, समय लगता है, समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक है, वे स्वर, ठीक है, वे स्वर जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वरों की तुलना में, ठीक है, जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वरों की तुलना में 2 गुना समय लगता है। ठीक, वे स्वर जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वरों की तुलना में, ठीक है, जिनके उच्चारण, रुक जाइए यहाँ लिख लीजिए, जिनके उच्चारण में, ठीक है, ह्रस्व स्वरों की तुलना में 2 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक, उन्हें क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर। तो यहाँ लिखेंगे दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। ठीक, तो जैसे देखिए जब आप लोग उच्चारण करेंगे तो आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ दीर्घ समय लग रहा है, यानी कि कहाँ अधिक समय लग रहा है और कहाँ कम समय लग रहा है। देखिए जैसे जब छोटा का उच्चारण करते हैं तो हम लोग बोलते हैं छोटा और बड़ा, ठीक, उसको बोलते हैं आ, ठीक है, क्या बोलते हैं आ, यानी कि
जो आगे है छोटा, ठीक, उसको कम समय बोला जा रहा है, और दीर्घ, ठीक है, यानी कि बड़ा को अधिक समय में बोला जा रहा है ह्रस्व स्वर की तुलना में। तो दीर्घ स्वर कौन कौन हो गए यहाँ? बड़ा, बड़ी, बड़ो, री, ई, आई, ओ, आओ, ठीक, ये हो गए दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 और 4 8, ठीक है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी? 4 और 4 8, ठीक है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी? 4 और 4 8, ठीक। देखिए ह्रस्व स्वर हो गया जिनका उच्चारण करने में अल्प समय लगता है, ठीक, जिनका उच्चारण करने में अल्प समय लगता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर कौन कौन? छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री, ठीक। और दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में स्वरों की तुलना में 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है संख्या 8, ठीक, और जब उसमें लिखा गया था तो उसमें संख्या लिखा गया था कितनी? ह्रस्व स्वर में, ठीक है। जो ह्रस्व स्वर लिखा गया था उसमें संख्या कितना लिखा गया था? 4, ठीक। और हम इसके पहले वाली कक्षा में बता चुके हैं कि जो स्वर होते हैं वो मुख्य रूप से 11 ही होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक बार फिर से उसको स्पष्ट कर दे रहे हैं। देखिए जैसे जो यहाँ री बनाया गया है, ठीक, यहाँ री बनाया गया, ये ह्रस्व री है, ठीक। ये कौन सा है? ह्रस्व री या छोटी री कहा जाता है। और हिंदी भाषा में दीर्घ री का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक। यहाँ पर दीर्घ स्वर बताया जा रहा था तो उसको वहाँ 8 लिख दिया गया संख्या, लेकिन वो वास्तव में 7 ही होता है, ठीक है, क्योंकि जो दीर्घ री है उसका प्रयोग हिंदी व्याकरण में नहीं किया जाता, उसका प्रयोग मुख्यतः संस्कृत व्याकरण में किया जाता है। इसलिए इसको इस हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या में एक कम कर दिया जाता है, री को, ठीक, लिखा गया है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, ठीक, बहुत कम किया जाता है। इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया जाए तो जब यहाँ 7 हो जाएगा और ये 4, ठीक, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11। तो ये हो गया ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। अब उसके बाद लिखेंगे प्लुप्त स्वर। अब क्या लिखेंगे? प्लुप्त स्वर, ठीक है। प्लुप्त स्वर, ठीक। अब देखिए जैसे प्लुप्त स्वर का मतलब होता है जब हम लोग जो ओम का उच्चारण किया जाता है, ठीक, दीर्घ स्वर की तुलना में थोड़ा सा और अधिक समय लगे, ठीक, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर की तुलना में थोड़ा सा और अधिक समय लगे उन्हें क्या कहा जाता है? प्लुप्त स्वर कहा जाता है, ठीक। उन्हें क्या कहा जाता है? प्लुप्त स्वर। ये मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया है, ठीक, मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। यानी कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में आएगा बनावट या उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन, तब भी 3 प्रकार का होगा। कौन कौन? मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक। और जब मात्रा के आधार पर आएगा तो उसमें 3 प्रकार, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, उसके बाद प्लुप्त स्वर, ठीक। तो यहाँ पर प्लुप्त स्वर वे स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करने के लिए दीर्घ स्वर की तुलना में थोड़ा सा अधिक, क्या है? थोड़ा सा अधिक समय लगे उसे प्लुप्त स्वर, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? प्लुप्त स्वर कहा जाता है, ठीक। उसे प्लुप्त स्वर कहा जाता है, ठीक। वे स्वर जिनका उच्चारण करने के लिए दीर्घ स्वर की तुलना में थोड़ा सा अधिक समय लगे उसे क्या कहा जाता है? प्लुप्त स्वर कहा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए प्लुप्त स्वर का उदाहरण यहीं से
माना जाता है। देखिए जैसे लिखा जाता है ठीक है, ऐसे ऐसे लिखा जाता है। तो जो इस तरीके का तिल के आकार का बनता है इसी को प्लुत स्वर कहा जाता है। ठीक है, इसी को प्लुत स्वर कहा जाता है और इसका उपयोग ज़्यादातर कहाँ पर वेदों में किया गया है। ठीक है, या संस्कृत व्याकरण में किया जाता है। हिंदी में इसका प्रयोग बहुत ही कम या अल्प कह सकते हैं किया जाता है। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। और हिंदी में जैसे देखिए जो गाँव की एक भाषा है, जैसे जब किसी को संबोधित किया जाए और बहुत बलपूर्वक, ठीक है, जैसे किसी को बहुत बलपूर्वक संबोधित किया जाए तो वहाँ पर इस प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए भैया, ठीक है, मतलब कि बहुत देर तक उसको बोला जाता है। ठीक है, जब किसी को संबोधित किया जाता है गुस्से में, या कहा जाए इधर आओ, या फिर कह लीजिए कि जैसे उसको थोड़ा दूसरे भाव से, ठीक है, दीर्घ समय लगे, यानी कि दीर्घ का अधिक या दीर्घ से अधिक समय लग रहा मात्रा में, तो वो हो जाएगा प्लुत स्वर। ठीक, और हिंदी व्याकरण में प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, हिंदी व्याकरण में प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है? प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, प्लुत स्वर की संख्या। आप देखिए प्लुत स्वर कहीं वैसे पूछे नहीं जाते हैं, बस ये है कि ये पूछ सकता है कि प्लुत स्वर क्या होते हैं। ठीक, प्लुत स्वर क्या होते हैं, तो यही है कि उनके उच्चारण में दीर्घ का अधिक समय, ठीक है, यानी कि दीर्घ स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर। ठीक, तो ये मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन हो गया। अब देखते हैं जीवा के उच्चारण स्थिति के आधार पर। ठीक है, अब क्या देखते हैं? देखिए जीवा के उच्चारण स्थिति के आधार पर जीवा के उच्चारण स्थिति के आधार पर। ठीक, तो इसमें अग्रस्वर, ठीक है, और मध्य स्वर, उसके बाद पश्च स्वर। ठीक है, इसमें कौन कौन? अग्रस्वर, उसके बाद अग्रस्वर, मध्य स्वर, और उसके बाद देखिए अग्रस्वर, मध्य स्वर, अग्रस्वर, यानी देखिए अग्रस्वर का मतलब ये होता है कि जिनका उच्चारण, ठीक है, क्या होता है? जिनका उच्चारण हम लोग आगे से करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जिनका उच्चारण हम लोग आगे से करते हैं। जैसे देखिए अगर कहा जाए बड़ा का उच्चारण आ, ठीक, आ का उच्चारण कहाँ से हो रहा? आ का उच्चारण इस तरीके से प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आ का उच्चारण, यदि उसी में कहा जाए ई, ठीक है, ई बोलेंगे तो ई का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? आगे से। ई का ई, ए, ठीक, ई, ए, ये सब किस में आएंगे? अग्रस्वर में आएंगे। ठीक है, ये सब किस में? या फिर इसको सीधे ये मान लीजिए कि जीवा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, और उसमें छोटा, ठीक है, बड़ी, देखिए जैसे क्या होगा इसमें? छोटी ई, ठीक है, ऐसे कर लीजिए छोटी, जैसे जब छोटी ई का हम लोग उच्चारण करेंगे तो बोलेंगे ई, ठीक है, क्या करेंगे? ई, बड़ी, ठीक, री, ए, आए। आप लोग उच्चारण करके देखिए तो ऐसे लगेगा कि जीवा का जो एकदम अग्रभाग है, ठीक है, यानी कि एकदम आगे वाला भाग, जीवा का एकदम आगे वाला भाग, उसी की सहायता से अग्रस्वरों का उच्चारण किया जाता है। जैसे बोलेंगे ई, ठीक है, तो ई हमारे दांत को, ठीक है, दांत को स्पर्श करता है। कौन? जब ई बोलने पर जीभ का अग्रभाग, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अग्रस्वर। तो आ, ई, और इसमें हो गया
री ए आई, ठीक है, आ ई ए आई, ठीक। उसके बाद मध्य स्वर। अब देखिए किसी भी जब मध्य स्वर का हम लोग करेंगे उच्चारण, आप मध्य स्वर में ऐसे कोई ऐसा स्वर बोलिए जो ऐसे लगे कि यहाँ से, ठीक है, यानी कि मुख्य एकदम जीवा के एकदम मध्य भाग से, जो क्या करे जीवा के मध्य भाग को ऐसा लगे कि स्पर्श कर रही है या झंकृत कर रही है, ठीक है, स्वतंत्र के द्वारा। तो जैसे कहेंगे आ, छोटा आ, ठीक। तो जो मध्य स्वर है वो क्या है, छोटा आ। उसके बाद जो शेष बच रहे हैं वो सब पश्च स्वर में आएंगे, ठीक। जैसे बड़ा, बड़ा ओ और आओ, ठीक है। अब देखिए ये जीवा के उच्चारण स्थिति के आधार पर हो गया कौन कौन, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। जीवा के उच्चारण स्थिति के आधार पर कौन कौन, छोटी, बड़ी, री ए आई, ये किस में हो गए, अग्र स्वर में। मध्य स्वर में कौन, छोटा, और पश्च स्वर में बड़ा, बड़ा ओ और आओ, ठीक। तो देखिए जो स्वर है वो स्वर वाला भाग पूरा खत्म हो गया, यानी हिंदी वर्णमाला का जो स्वर है वो पूरा भाग खत्म हो गया। अब देखिए एक बार हम उसका रिवीजन कर देते हैं। जैसे देखिए हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। वर्णमाला का मतलब है वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला के 2 भाग स्वर और व्यंजन, ठीक। तो स्वर कितने प्रकार से, स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, उच्चारण स्थिति के आधार पर, ठीक है, यानी कि व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। उसके बाद दूसरा हो गया मात्रा के आधार पर, और तीसरा जीवा के उच्चारण स्थिति के आधार पर। तो व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक। मूल स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की संख्या 3 या 4 भी हो सकता है, क्योंकि उसमें दीर्घ री को निकाल दिया जाता है, ठीक। और संयुक्त स्वरों की संख्या 4, तो 4 और 3 7 और 11, ठीक है। यानी कि हिंदी में मूल रूप से 11 स्वर, परंपरागत रूप से 13 स्वर। जो अंग और आहा है, ठीक, उनको बाद में विद्वानों ने अयोगवाह मान लिया कि ना तो ये स्वर हैं और ना ही व्यंजन की श्रेणी में रखे जाते हैं, बस ये परंपरागत रूप से इनका प्रयोग हो रहा है, इसलिए इन्हें स्वरों की संख्या में रखा जाएगा। दूसरा आ गया, दूसरा प्रकार मात्रा के आधार पर, यानी कि मात्रा का अर्थ है कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ठीक। और तीसरा प्रकार जीवा के उच्चारण स्थिति के आधार पर अग्र स्वर, जिसमें छोटी ई, यानी कि जिसका उच्चारण जीभ के आगे वाले भाग से, ठीक है, यानी अग्रभाग से होता है, उसे क्या कहते हैं, अग्र स्वर, यानी छोटी ई, बड़ी री ए आई, और ठीक। और मध्य स्वर आ, और पश्च स्वर हो गया बड़ा, बड़ो ओ आओ, ठीक। तो ये स्वर वाला भाग पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे की चर्चा हम कल वाली क्लास में करेंगे, यानी क्या पढ़ाया जाएगा, व्यंजन।